हर पल आपके साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा में भारी चूक मामले पर चिंता व्यक्त की है। वहीं इस मामले में अब पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। इससे पहले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया है और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने भी चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को रखते हुए घटना पर रिपोर्ट लेने और पंजाब सरकार को दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की है। वहीं कोर्ट ने याचिका की कॉपी पंजाब सरकार को सौंपने को कहा है और कल यानी इस पर सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में अब पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है और वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और राष्ट्रपति ने पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक पर पीएम मोदी से बात की और गहरी चिंता व्यक्त की है। वहीं अब यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल गृह मंत्रालय ने लगाया पंजाब सरकार पर आरोप, लगाते हुए कहा है कि यह कार्यक्रम और ट्रैवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। उन्हें इससे जुड़े इंतजाम करने थे जो नहीं किए गए। सर नमस्कार, निशांत बोल रहा हूँ एएनआई से। सर मेरा सवाल कैबिनेट ब्रीफिंग से थोड़ा अलग हट करके राजनीतिक सवाल है। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है और पंजाब सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया, लेकिन वो सुरक्षा में चूक के मामले से पल्ला झाड़ रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। देखिए, आज कैबिनेट ब्रीफिंग है, जो कैबिनेट से जुड़े हुए निर्णय हैं, अगर आप उस तक अपने प्रश्नों को सीमित रखेंगे तो मुझे और आप दोनों को लाभ होगा। कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। आपको केवल आज कैबिनेट ब्रीफिंग तक ही जो मुझे सीमित रखना है, और मेरा इतना जरूर मानना है कि देश की न्याय व्यवस्था सबको न्याय दिलाती है, और इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। यह जाप गुफा मंदिर में किया गया। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी आज महामृत्युंजय मंच के जाप के साथ साथ कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए मंत्र जाप और पूजन हवन किया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के युवा मोर्चा ने एक कैंडल मार्च भी निकाला है और यह कैंडल मार्च झंडेवालन मंदिर से होकर कनॉट प्लेस तक चलेगा। महामृत्युंजय मंच का जाप किया है और यह जाप गुफा मंदिर में किया गया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी आज महामृत्युंजय का जाप किया गया है। हरियाणा के टोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक व रैली रद्द होने पर गुस्साए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार व पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंका है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं वाल्मीकि चौक पर इकट्ठा हुए और पंजाब सरकार का विरोध किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में पंजाब सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा दिखाई दिया। पंजाब सरकार ने जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो उसको सुरक्षा में कोताही बरती गई है, उनकी जान को जोखिम में डाला गया है, उसको हम विरोध स्वरूप जो है यहाँ पे उनका पुतला फूंका गया। पंजाब सरकार का और मुख्यमंत्री चन्नी का फूंका गया है, क्योंकि कल जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वे एक रैली को संबोधित करने पंजाब में गए थे। उनके खिलाफ साजिश की गई, उन्हें मारने की साजिश की गई। पंजाब में हुई पीएम की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है, जिसमें राकेश टिकैत ने कहा है कि इसे पूरे मामले पर प्रकरण की बारीकी से जांच होनी चाहिए, जिसमें पंजाब सरकार के अधिकारियों को भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, वह देश के होते हैं। अगर उनका कहना है कि वह बचकर आ गए हैं तो वह वहां गए ही क्यों थे। वहीं किसानों के प्रदर्शन की बात पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि किसानों का अपना पक्ष है। कल किसानों को हर जगह प्रदर्शन था, लेकिन रास्ता रोकने का कोई कार्यक्रम नहीं था। किसान प्रधानमंत्री का काफिला रोकने के लिए नहीं बैठे थे, वह बस एक इत्तेफाक था। इस तरह की एक जो ये न्यूज चल रही है कि बच गए, मौत से वापसी आए हैं, ये तो इस तरह का ये लगता है कि ये पूर्ण रूप से एक स्टंट है।
जो चैनल वाले भी कह रहे हैं कि वहाँ से बच के आ गए, तो अगर ये था कि बच के आ गए तो फिर गए क्यों थे? तो ये पूर्ण रूप से एक सहानुभूति बटोरने का एक सस्ता जरिया ढूंढने की कोशिश करी गई है। इंटेलिजेंस के लोग यूपी में विधानसभा चुनाव की लहर है और यहां सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले 1 दर्जन आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। इसमें 5 जिलों के डीएम बदले गए हैं। इसमें मऊ, आजमगढ़, बलिया, शाहजहांपुर, अमेठी शामिल है। वहीं अयोध्या के कमिश्नर को भी बदला गया है। तबादलों में बड़ा नाम नवदीप रिंबा का है। उनको अयोध्या का कमिश्नर बनाया गया है और नवदीप रिंबा यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर है। वहीं अयोध्या के कमिश्नर एमपी अग्रवाल को हटाया गया है। अयोध्या में जमीन बिक्री से जुड़े मामले में उनका नाम आया था। उन्हें देवीपाटन मंडल का आयुक्त बनाया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने 4 पीपीएस अफसरों के तबादले आदेश जारी किए हैं और गुरुवार को डीजीपी मुख्यालय ने सोनभद्र में तैनात एडिशनल एसपी राजीव कुमार सिंह को आगरा का नया एडिशनल एसपी क्राइम बनाया है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के विधायक अजय महावर ने दिल्ली के बाबर रोड का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा, जिसमें दक्षिणपंथी संगठन मुगल शासक बाबर के नाम पर बने इस रोड के नाम को बदलने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी समेत कई हिंदूवादी संगठन पहले भी बाबर रोड का नाम बदलने की मांग उठाते रहे हैं। साथ ही बता दें कि दिल्ली में पिछले साल सितंबर में सेंट्रल दिल्ली के मंडी हाउस इलाके के पास स्थित बाबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी गई थी। साइन बोर्ड पर हिंदू सेना से जुड़े लोगों पर कालिख पोतने का आरोप लगाया गया था। गौरतलब है कि साल 2015 में दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया था। इसके बाद से बाबर रोड के नाम को भी बदलने की मांग उठती रही है। इस विधानसभा का नाम बाबरपुर विधानसभा है और बाबर एक आक्रांता था जिसने इस देश की अस्मिता को लूटने और तलवार की नोक पर इस देश को बरसों तक गुलाम बनाए रखा। इसलिए मेरा निवेदन है इस सदन से आपके माध्यम से कि इसका नाम बदलकर देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से इस विधानसभा का नाम किया जाए। देश में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में रोजाना कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक हर कोई कोरोना के कहर से संक्रमित हो रहे हैं। देश में कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। भारत में कोरोना की डरावनी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में देश भर में 90,000 से ज्यादा कोविड संक्रमित सामने आ चुके हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 2000 के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस की रफ्तार से दैनिक पॉजिटिविटी रिपोर्ट दर बढ़कर 4.18% हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों में महाराष्ट्र नंबर 1 पर बना हुआ है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 26,000 से अधिक नए केस मिले हैं। इनमें मुंबई में 15,166 मरीज हैं। वहीं बेस्ट उपक्रम के 60 कर्मचारी, जेजे अस्पताल के 61 संक्रमित डॉक्टरों सहित राज्य भर में कुल 218 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। स्कूल कॉलेज 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं और संक्रमण दर बढ़कर 12% हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि यह दिल्ली में 5वीं लहर है। गुवाहाटी में भी 50 से अधिक लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कर्नाटक के बल्लारी स्थित विजयनगर मेडिकल कॉलेज के MBBS के 21 छात्रों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख राज्य सरकार सतर्क हो गई है। सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना प्रतिबंधों और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और बीजेपी विधायक योगेंद्र उपाध्यक्ष कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं नीतीश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गायक सोनू निगम, अभिनेता शरद मल्होत्रा और अभिनेत्रा एरिका फर्नांडीज भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करके सोनू ने बताया कि वह अभी दुबई में है और वह पत्नी मधुरिमा और बेटे निबान जांच में संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि देश में 8 दिनों में संक्रमण के मामले 6.3 गुना बढ़े हैं। नीति आयोग के अनुसार कोवैक्सीन लेने वालों को कोवैक्सीन और कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को कोवैक्सीन ही दी जाएगी। भारत बायोटेक को बूस्टर डोज के रूप में
नेजल वैक्सीन के परीक्षण की अनुमति मिल गई है। परीक्षण में खरा उतरने पर टीका अभियान को और गति मिलेगी और 15-18 वर्ष के 7.4 करोड़ किशोर टीके के लिए पात्र हैं। अब तक 1.26 करोड़ किशोरों को पहली खुराक लग गई है। गुजरात में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में जहां कोरोना संक्रमण आमजन और कोरोना योद्धाओं तक पहुंच रहा है, वहीं अब इसकी चपेट में राजनेता भी आ रहे हैं। बीजेपी के करीब 5 दर्जन नेता और कार्यकर्ता कोरोना वायरस की चलते संक्रमित हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी अब कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने 10 से 12 जनवरी तक होने वाले गुजरात प्राइवेट समिट को स्थगित करने के ऐलान किया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग का निगरानी, ट्रेसिंग एवं वैक्सीनेशन पर ध्यान देने को कहा है। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार नई गाइडलाइन जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस के तहत छात्रावास डबल डोज वैक्सीनेशन मास्क को जरूरी कर दिया गया है। जयपुर में सरकारी और प्राइवेट कोचिंग सेंटरों पर भी 17 जनवरी 2022 तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी सरकारी विभागों में केवल 50% लोग ही दफ्तर आएंगे, जबकि 50% कर सकेंगे। इसका निर्णय प्रशासनिक सचिव विभाग स्तर पर विभाग अध्यक्ष एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकेंगे, जबकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को 55 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों और बीमार कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 90,928 केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि कोरोना की इस तीसरी लहर में बड़ी संख्या में डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, लखनऊ और पटियाला में बड़ी संख्या में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देश में अब तक 1000 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं। लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इनमें डॉक्टर के संक्रमित होने की खबर लगातार सामने आ रही है। अगर मुंबई की बात करें तो 230 रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लाइन के फेज 2 को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लाइन के लिए सोलर पावर ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। ये परियोजना 2022 से 2025 तक चलेगी। वहीं केंद्र सरकार ने भारत और नेपाल के बीच ब्रिज बनाने को भी मंजूरी दे दी है, जो कि धारचूला में बनाया जाएगा। इस पुल को महाकाली नदी पर बनाए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसका फायदा नेपाल, उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा। फेज 2 के अंतर्गत 7 राज्यों में, जो कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यहाँ पर 10,750 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। पीपल लिविंग इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड ऑन द अदर साइड इन द एरिया फॉलिंग अंडर द नेपाल टेरिटरी। तो उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा और नेपाल की ओर रहने वाले लोगों को भी महाकाली नदी पर बनने वाले इस पुल का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और इसमें जल्द ही एक MOU दोनों देशों के बीच में साइन होगा। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक महिला के साथ बालों में थूक लगाकर काटते हुए दिख रहे हैं। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद महिला का रिएक्शन भी सामने आया है। इस वीडियो में जावेद हबीब पर बाल काटते हुए अजीब व्यवहार करने का आरोप लगा है। महिला के मुताबिक जावेद हबीब ने थूक लगाकर उनके बाल काटे। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जावेद हबीब बाल काटते हुए पानी का इस्तेमाल ना कर अपने थूक का इस्तेमाल करते हैं और वह यही नहीं रुकते और वह जान के कहते हैं कि इस थूक में जान है। इसके बाद सोशल मीडिया पर जावेद हबीब की जमकर आलोचना हो रही है। जानकारी के लिए बता दें कि जावेद हबीब का यह वीडियो मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर जावेद हबीब की आलोचना कर रहे हैं। इस वीडियो को तमाम लोगों ने ट्विटर पर शेयर किया है। कल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का,
और उन्होंने ऑन दी स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इनवाइट किया और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया। मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी, पर कभी जावेद दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बुल्लीबाई मामले में मुख्य आरोपियों को असम के जोरहाट से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता इंजीनियरिंग के छात्र नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। इस मामले में चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की टीम अब उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक 21 वर्षीय नीरज बिश्नोई इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। जोरहाट निवासी नीरज बिश्नोई भोपाल में पढ़ता है और वह गिलहब प्लेटफॉर्म पर बुल्लीबाई ऐप का निर्माता होने के साथ साथ उसका ट्विटर अकाउंट भी चलाता है। उसे दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने गिरफ्तार किया है। गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज टेक कंपनियों पर लोगों की जासूसी का आरोप लगा है। जासूसी के आरोप के बाद दोनों कंपनियों पर फ्रांस की सरकार ने 1747 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गूगल और फेसबुक दोनों ही कंपनियों पर फ्रांस के कुकीज़ टेक करने के आरोप लगे हैं। फ्रांस वॉचडॉग कमीशन CNIL की तरफ से गूगल पर 1261 करोड़ रुपए का और फेसबुक पर 504 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने की योजना है। दोनों कंपनियों पर फ्रांस के डेटा प्राइवेसी नियम के उल्लंघन का आरोप है। दोनों टेक कंपनियों पर प्रतिदिन के हिसाब से 1 लाख यूरो का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस पूरे मामले में तकनीकी संस्थान मेटा के प्रवक्ता ने कहा है कि उनकी तरफ से मामले को रिव्यू किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि उनकी कंपनी मामले में उचित कदम उठाएगी। नोएडा में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए मुजरा पार्टी कराने वाले 2 होटल संचालक समेत देह व्यापार में शामिल 5 लड़कियों समेत 36 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 30 मोबाइल फोन और 1,30,500 नकद, 8 गाड़ियां और शराब की बोतलें और कई अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। पुलिस को जानकारी मिली कि नोएडा में एक होटल में अश्लील पार्टी चल रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मारा था और पुलिस अब कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार से देश के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से कई राज्यों में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 7 जनवरी को शुक्रवार के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों के लिए हिमपात की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने विदर्भ और सौराष्ट्र के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।